अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ। आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत अप्रिशिएट किया है और मेरे को ये मंच दिया है कि ये दिन का मैं आपको अपना योगाभ्यास करा पाऊँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा आज का योगाभ्यास। अब मैं चाहूंगी आगे का जो प्रोसेस है वो बताएं रंजना जी, मुकेश जी। चलो, बहुत सुंदर योगा की क्लास आदरणीय बहन नंदिनी जी देव ऋषिकेश उत्तराखंड से, और मैं हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन है नंदिनी, हम मिल चुके हैं। नंदिनी जी से बहुत अच्छी क्लास ली। मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ नंदिनी, और बिल्कुल जुड़ी रहती है निरंतर योगा हार में, और जब भी क्लास लेनी है तो बिल्कुल लेती है। और ऐसे ही और भी नंदिनी जी कभी भी आप क्लास ले सकती हो बिल्कुल। और मैं आगे दूसरा सत्र की तरफ चलते हैं। दूसरा सत्र हम आरंभ करते हैं, और द्वितीय सत्र में आज हम आहार पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय फैन नहीं बंद है, आज के हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय श्री मुन्नेलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य वक्ता को आप आमंत्रित करें योगा मंच पर। जी धन्यवाद आदरणीय रंजना बहन जी। और आज की हमारे योगाचार्य बहन नंदिनी जी ने बहुत ही अच्छा सुंदर योग कराया। उनको बहुत बहुत साधुवाद। प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में आज के हमारे मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जो आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में विशेष अनुभव उनका है। जुडिशियल क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में इनका अनुभव, लंबा अनुभव है। तो मैं अपने परम आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को, जो दिल्ली में निवासरत हैं और हमारे मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ कि आप आएं और हम सबको अपना अनुभव, मार्गदर्शन, और हमारे जो योगाहार में उपस्थित भाई बहन हैं, अगर उनकी किसी की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी बताने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, सादर आमंत्रित। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको कि मुझे आज इस विषय के लिए आपने वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। सर्वप्रथम पूजनीय आचार्य, प्रथम पूजनीय गुरु रामदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे योगाहार परिवार के समस्त नियमित उपस्थित सदस्यों को सस्नेह प्रणाम एवं ओम। हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करते हैं। अनेकों विषय विशेषज्ञ आमंत्रित होते हैं और हमें कई नई नई जानकारियां मिलती हैं। जब भी कोई चिकित्सक आते हैं तब स्वाभाविक है कि कई सदस्यों के द्वारा उनके व्यक्तिगत रोगों के बारे में प्रश्न होते हैं, और कोई भी एक किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा, एक्यूट या क्रॉनिक, जो भी रोग उनके होते हैं उनके बारे में उन्हें एक उत्सुकता होती है कि इस रोग का समाधान हमें मिल जाए उनके। परंतु होता क्या है कि चिकित्सक द्वारा उस समय उनके प्रश्नों का पूर्ण रूप से समाधान करना या उन्हें संतुष्ट करना कठिन हो जाता है। उसका कारण है कि रोग क्या होते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, इस विषय की जानकारी
सही तरीके से हमारे जनरल पब्लिक में, जनरल लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, और उसके कारण वो चाहते हैं कि केवल औषधि के द्वारा हम उसका तुरंत हमें उसका हल मिल जाए, उस बीमारी के लिए वो औषधि का नाम मिल जाए। इसी कारण इस विषय पे संक्षिप्त जानकारी देना कि रोग क्या है, क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ी जनरल जानकारी देना मैंने उचित समझा। इस कारण से मैंने ये आपसे लिया कि मैं एक दिन इस विषय पे थोड़ी जानकारी दे दूंगी। वैसे कार्यक्रम में कई सम्माननीय आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी विधाओं के चिकित्सकगण उपस्थित रहते हैं और हैं, और वे सभी इन सब विषयों पर जानकारी रखते हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं, मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, पर चूंकि इतने वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सभी विषयों पर बेसिक चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों की जानकारी रखना, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक सिद्धांत क्या है, उनकी जानकारी रखना, ताकि हम हमारे रोगियों को या हमारे अपने लोगों का उपचार सही तरीके से कर सकें। उनको कौन सी विधि उनके लिए उपयुक्त है, कौन से रोग में किस प्रकार की चिकित्सा उपयुक्त रहेगी। आवश्यक नहीं है कि हर रोग औषधियों से ही चला जाता है। कई प्रकार के की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें कि कई रोग ऐसे होते हैं जो औषधि के अलावा दूसरी पद्धतियों से जाते हैं। और हम तो, आप और हम सब रोज योगाहार से जुड़े हुए हैं, सब जान ही रहे हैं कि योग प्राणायाम तो एक ऐसी विधा है जिससे हम किसी भी प्रकार के एक्यूट या क्रॉनिक रोगों को दूर कर सकते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। अब इसीलिए एक बात जो मुख्य है वो ये है कि रोगों के बारे में जानकारी हो। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार रोगों की तो संख्या बहुत, मतलब रोगों, कई प्रकार के रोग होते हैं। रोगों कितने प्रकार के होते हैं उसकी कई बहुत बड़ी लिस्ट है, परंतु मोटे रूप में हम रोगों को ये जान सकते हैं कि रोग दो प्रकार से होते हैं, एक्यूट रोग और क्रॉनिक रोग। एक्यूट यानी नवीन रोग, और क्रॉनिक यानी पुराने रोग जो कई दिनों से चल रहे हैं। नवीन रोग की क्या डेफिनेशन है, या नवीन रोग किसको हम कहते हैं कि जो प्रकृति, जो मौसम परिवर्तन के समय किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण, किसी भी प्रकार की कमजोर प्रकृति के कारण जो आते हैं। ये कैसे होते हैं? अचानक से आते हैं, एकदम आते हैं। अभी हम आज ठीक बैठे हैं और कल या शाम को ही हम किसी प्रकार से रोगग्रस्त हो जाएंगे, बुखार आ जाएगा, किसी प्रकार के दर्द हो जाएगा। तब तो ये अचानक आते हैं, बहुत तेजी से आते हैं, बहुत उग्र रूप से आते हैं, और एक निश्चित समयावधि के लिए आते हैं। इनका समय निश्चित होता है कि ये 3 दिन रहेंगे, ये 1 हफ्ता रहेंगे, ये 2 हफ्ता रहेंगे, ये 3 हफ्ता रहेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने तक। 3-4 महीना भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो जब वही रोग ज्यादा हम उसको दबाते जाते हैं तब इतना लंबा समय लेता है। अदरवाइज एक्यूट डिजीजेस की या नवीन रोगों की जो समय अवधि होती है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होती है। फिर निश्चित अवधि में ये चले भी जाते हैं। इनका हम इलाज करें या ना करें, हम इनके लिए औषधि दें या ना दें, ये रहते नहीं है शरीर में, ये चले जाते हैं। अब चले जाएंगे तो कैसे चले जाते हैं? यदि हमारी इम्यून सिस्टम, यदि हमारी आंतरिक रक्षा प्रणाली मजबूत है, जो कि आरंभ से रहती है, तब ये जो शत्रु आया है रोग के रूप में, जो ये दुश्मन आया है, उसको हमारी रक्षा प्रणाली बाहर हरा के बाहर भगा देती है, तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। उसका समय जरूर रहेगा, उसका समय अगर 3 दिन है, उसका समय 7 दिन है, उसका समय 15 दिन है, उसका समय 21 दिन है, तो वो रहेगा जरूर शरीर में, परंतु किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से जो हमारा चौकीदार है वो उसकी रक्षा कर रहा है, उसको अंदर ज्यादा गहराई में जाने नहीं दे रहा है।
उसके वाइटल अंगों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होने दे रहा है और वो रोग की जो समयावधि के बाद में वो चला जाता है। किंतु यदि रक्षा प्रणाली हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो चला जाएगा, परंतु किसी न किसी प्रकार का नुकसान करके चला जाएगा। शरीर की इम्यून सिस्टम यदि कमजोर है, यदि हमारी आंतरिक रक्षा प्रणाली, हमारा जो अंदर शरीर के अंदर जो बैठा हुआ चिकित्सक है वो यदि कमजोर है या उसकी बात नहीं सुनी हमने, तब वो जो रोग, नवीन रोग जो होता है, एक्यूट डिजीज जिसको कहते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान करके शरीर का चली जाएगा। वो नुकसान हमेशा के लिए हो जाता है। दूसरा आता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक यानी पुराने रोग, जो अब ये क्रॉनिक भी दो प्रकार से होते हैं, वंशानुगत यानी जो हेरिडिटी से, जो जेनेटिक कहलाते हैं या जो हेरिडिटी से आते हैं, जो पीढ़ियों से आते हैं, जो हमको गिफ्ट रूप में मिलते हैं माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, या और भी पुरानी, और भी 3-4, आयुर्वेद में तो कहा गया कि 7 पीढ़ियों का भी रोग जो है वो आ जाता है, उसका भी प्रभाव बच्चों में आता है। दूसरा है एक्वायर्ड, यानी जो हमने ली है, जन्म के बाद हमने अपने उसको ग्रहण किया है। वो कैसे लेते हैं? वो क्रॉनिक डिजीज भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे मुख्य है हमारा गलत आहार विहार, हमने गलत खान पान किया, बचपन से ही हमने बच्चों को गलत तरीके से भोजन दिया, गलत तरीके से खिलाया पिलाया, जो कि वर्तमान समय में बहुत अधिक चल रहा है। फिर विहार अर्थात रहन सहन हमारा मौसम के अनुसार नहीं है, रहन सहन वातावरण के अनुसार नहीं है, रहन सहन में सारी चीजें आ जाती है। रहन सहन में कपड़े, वस्त्र, आपके किस समय पे दैनिक दिनचर्या भी यदि हमने बिगाड़ी हुई है तो वो हम इम्यून सिस्टम हमारी कमजोर हो जाएगी और हम उसको। फिर दूसरी बात, व्यवसाय, किस प्रकार का व्यवसाय हम कर रहे हैं। हम मानसिक वर्क कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं, हम टेबल वर्क कर रहे हैं, या हम शारीरिक काम कर रहे हैं, हम किसी प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, जैसे मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, और भी ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा से ज्यादा शारीरिक काम करते हैं या किसी एक ही प्रकार का शारीरिक काम करते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, केमिकल्स की फैक्ट्री है, चूने की फैक्ट्री है, पेपर की फैक्ट्री है, मतलब किसी भी प्रकार का जो व्यवसाय है, वहां जब कोई भी व्यक्ति लगातार कई घंटों तक जब उसे रहना पड़ता है तो विशेष प्रकार के ऑर्गन्स, विशेष प्रकार की, चूंकि इनहेल करते हैं वो, वहां की वायु, वहां की जो प्रदूषित वायु रहती है, वो इनहेल करने के कारण वो व्यावसायिक रोग उनको हो जाते हैं, जो कि क्रॉनिक होते हैं। उनको हम एक्वायर्ड क्रॉनिक डिजीज कहेंगे, यानी हमने ली है हमारे व्यवहार के कारण। फिर खान पान, प्रकृति विरुद्ध खान पान होता है। जैसी हमारी प्रकृति है उस अनुसार, ऋतु के अनुसार, हमारी अपने स्वास्थ्य के अनुसार, हमारी अपनी, हम कहाँ रहते हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं, गर्म प्रदेशों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उस अनुसार यदि हमारा खान पान गलत है तो भी हमें वो एक्वायर्ड क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं, यानी हम उनको ग्रहण करते हैं। फिर मानसिक, शारीरिक, दोनों ही प्रकार से क्रॉनिक डिजीज हमें अफेक्ट करती है। दूसरा एक और बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है कि घर का वातावरण कैसा है, हम किस वातावरण में रह रहे हैं। बहुत स्ट्रेसफुल वातावरण में रह रहे हैं, हमारे जो घर के सदस्य हैं वो किसी एक व्यक्ति के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई बहुत बड़ा धक्का लग गया है, किसी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, किसी का बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान हो गया है, किसी का व्यवसाय ठप हो गया है। तो इस प्रकार के जो सैकड़ों कारण होते हैं जिसके कारण कि एक्वायर्ड क्रॉनिक डिजीजेस, यानी जन्म के बाद वातावरण के में रहते हुए, रहन सहन करते में रहते, गलत रहन सहन के कारण, कोई व्यावसायिक उसके कारण हमने जो डिजीज एक्वायर्ड की है वो, और वो लगातार होती है। क्रॉनिक यानी जो लंबे समय तक रहती है, पुरानी, क्रॉनिक या पुरानी बीमारियां जो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है। और सबसे बड़ा गुण इनका ये है, गुण कहें या दोष कहें, कि ये अपने आप जाती नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, ये हमारे जन्म मरण के साथ ही जाती हैं यदि उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। और सैकड़ों बीमारियां तो ऐसी है जिनका ट्रीटमेंट केवल उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है, केवल
केवल उनको शांत रखे रहे, वो बहुत ज्यादा परेशान ना करे, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है, परंतु वो क्योर नहीं होती। तो क्रॉनिक डिजीज के लिए यह एक्यूट डिजीज जो कि समय अवधि में चली जाएंगी, या तो नुकसान करके जाएंगी या फिर अगर मजबूत हमारी रक्षा प्रणाली है तो छोड़ जाएंगी। और क्रॉनिक डिजीज जाती ही नहीं है और नुकसान करते रहती है। धीरे धीरे एक ऑर्गन में एंटर हुई और वो धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन में, तीसरे ऑर्गन में, मतलब पूरे शरीर में फैलती जाती है। सबसे बड़े उदाहरण आजकल वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं, और मैक्सिमम लोग इसी से पीड़ित हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, टीबी, आर्थराइटिस, कैंसर, एड्स, इस प्रकार के सारे जो रोग हैं वो क्रॉनिक बीमारियां कहलाती है। अब बात आती है कि इनका ट्रीटमेंट कैसा हो। पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सब आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। और ये सारी क्यों है? क्योंकि हम आहार के ऊपर, अपनी प्रकृति के ऊपर, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, प्रकृति जिस हिसाब से प्रकृति का वातावरण रहता है, जिस हिसाब से ऋतुएं बदलती है और हम उसके अनुसार व्यवहार, तो ये जो सारी बातें हम इनके जो गलत आचरण से चलते हैं उसके कारण ये सब रोग होते हैं। अब दो बात है कि एक तो हम इन सब को, मतलब क्रॉनिक डिजीज को हम दूर कर सकते हैं कैसे, कि सही प्रकार से ट्रीटमेंट हो और हम इन सबको सुधारें। अब गलत कैसे होता है? प्रकृति क्या होती है? हमारी खुद की स्वयं की प्रकृति भी होती है और वातावरण की प्रकृति भी होती है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 ऋतुएं होती हैं, और 3 ऋतुएं तो मोटे रूप में कही जाती हैं, अपना ठंड, गर्मी, वर्षा, ठंड, गर्मी और वर्षा तीनों मोटे रूप में कही जाती है। पर हम सब जानते हैं, अपन सब योगाहारी हैं, और सब हम इतने आप अपने हमारे जितने सदस्य हैं, सब जो यहाँ योगाहार में प्रतिदिन जुड़े रहते हैं, उन सबको ये सारा नॉलेज है कि क्योंकि हमारे आचार्य जी बालकृष्ण महाराज जी से जुड़े हैं, महाराज जी आयुर्वेद अपना रामदेव महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो ये सारा ज्ञान तो सबको हो चुका है कि 6 ऋतुएं होते हैं। भारतवर्ष में हमारी 6 ऋतुओं को मानते हैं। 12 महीने में 2-2 ऋतुएं होती है, मुख्य रूप से 3 की वर्षा, गर्मी और ठंड, शिशिर, परंतु उनको 2-2 महीनों में बांटा जाता है। और उन 2-2 महीनों का जब वो ऋतु चेंज होती है, जब परिवर्तन होता है, यानी एक ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आई, उसके आने का समय, फिर उसके पीक पे रहने का समय और उसके जाने का समय, इस प्रकार से वो 4 महीनों में बढ़ती है। उसी प्रकार से ठंड में 2 महीने आने का, उसका 1-1.5 महीना आने का, फिर उसको पीक पे रहने का और फिर जाने का, इसी प्रकार से वर्षा ऋतु तो 6 कहलाती है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये 6 ऋतुएं होती हैं। इसके कारण हमें कभी भी एक सा नहीं रहना पड़ता, एक सा नहीं खाना पड़ता, एक सा व्यवहार नहीं करना पड़ता। हम कई प्रकार से अपने आप मनोरंजन के अलग अलग साधन होते हैं। पूरे वर्ष भर इसके अनुसार, मौसम के अनुसार त्योहार आते हैं हमारे यहाँ। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, और खास करके जो हमारे साइंटिस्ट ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो सब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने सारी जानकारी लेकर और दी है हमारे चारों ग्रंथों में। आयुर्वेद में ये सारी जानकारियां है कि किस ऋतु में क्या खाना, किस ऋतु में कैसे रहना, किस समय किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस प्रकार के दोषों को अपने आप से दूर करना, और उसके लिए सारी विधाएं भी बताई हैं। योग, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारे यहाँ तो आरंभ से सैकड़ों वर्षों से, लाखों वर्षों से पूर्व से हम जानते हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि उन सबको हमने भुला दिया है। और हम जो बाहर से जो चीज आ रही है, जो फॉरेन कंट्रीज से जो रिसर्च करके आ रहे हैं, वो रिसर्च करके ऐसी बताते हैं नई बात कि अरे ऐसा, ये खाने से इस प्रकार का रोग नहीं होता, इस ऋतु में ये, बरसात में ये खाने से, तो उनको तो 6 ऋतुएं मालूम ही नहीं है।
वो रिसर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ का भी ज्ञान लेकर उसी के ऊपर वो रिसर्च करते हैं और फिर बताते हैं। ठीक है, हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो सब पुराने लोग हैं, वो तो इस बात को जानते हैं कि भाई ये तो हमें पता है, ये आप क्या बता रहे हैं। परंतु जो हमारी नई पीढ़ी है वो समझती है। फिर वो जो वहां रिसर्च कर रहे हैं वो अपने वहां के वातावरण के अनुसार बताते हैं कि आप ऑलिव ऑयल खाइए, आप ये फ्रूट खाइए, आप वो वहां के जो भी फ्रूट्स हैं, वहां की जो भी रहन सहन की जो पद्धति है वो बता के उसको जोड़ देते हैं, जो कि हमारी नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। और वो समझती है कि वो जो वहां से जो आ रहा है, ये जो ज्ञान हमें जो यूट्यूब पे और गूगल में और जो सारा मिल रहा है वही सब कुछ है, उसके अनुसार वो अपना व्यवहार, आचार व्यवहार करने लग रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार से नए नए जो रोगों का नाम नहीं सुना या जो रोग कभी किसी उम्र के बाद हुआ करते थे, वो आज बचपन से, जन्म से आ रहे हैं। उन सब का कारण यही है कि हमने ये अपनी सारी बातों को भुला दिया। तो अब आते हैं कि क्यों सबको रोग अलग अलग प्रकार से होते। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, हम होम्योपैथिक में, मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। और होम्योपैथी में सबसे पहला जो हमारा नियम है वह यही है कि कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं है इस दुनिया में, एक सी प्रकृति के नहीं है, एक से स्वभाव के नहीं है, एक से शारीरिक रचना के नहीं है। इवन ट्विंस भी होते हैं, जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो हो सकता है देखने में शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से एक से दिखें, और परंतु वे स्वभाव में विभिन्न होते हैं, कई बातों में विभिन्न होते हैं, आदतों में विभिन्न होते हैं। एक ही घर में एक ही माता पिता से आए हुए 2, 3, 4, 5, 10 बच्चे भी होंगे तो सब विभिन्न होते हैं, किसी का भी सब भी एक समान नहीं होता। तो यह मुख्य सिद्धांत है, प्रकृति ने कभी भी कोई भी दो को एक साथ नहीं छोड़ा, नहीं बनाया। इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार की चिकित्सा एक सी नहीं होगी, कि सबके लिए एक सी नहीं होगी। फिर उसके बाद सबके लिए एक सा आहार उचित नहीं होगा, सबके लिए एक सी औषधि उचित नहीं होगी, चाहे एक ही रोग हो। एक्यूट रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे मीजल्स, मलेरिया, डेंगू फीवर, हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस, टाइफाइड, निमोनिया, इवन कोरोना भी एक्यूट डिजीज है, परंतु वो ऐसी महामारी के रूप में आई, कितनी तेजी से आई और एक समय रहते वो चली जाती है। जिसकी रक्षा प्रणाली मजबूत थी उसको उसने ज्यादा नुकसान नहीं किया, और जिसकी रक्षा प्रणाली कमजोर थी वो प्रभु को प्यारे हो गए। उसके बाद आज भी आफ्टर इफेक्ट्स कई लोगों को चल रहे हैं, क्योंकि ये महामारी, ये बहुत ही ज्यादा तेजी से, बहुत ज्यादा विकट रूप में आई थी। तो ये भी है एक्यूट डिजीज ही, क्रॉनिक नहीं, पुरानी नहीं बोलेंगे उसको। तो कहने का मतलब ये सब, अब क्यों सबको विभिन्न, जैसे दो, कोई भी दो प्राणी एक से नहीं होते, ऐसे विभिन्न प्रकृति के लोग, विभिन्न स्वभाव के लोग होते हैं। अब वो स्वभाव क्या क्या, प्रकृति कौन कौन सी होती है, आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार की, 3, वात पित्त कफ। होम्योपैथी के अनुसार चिली एंड हॉट, मतलब ठंडी और गर्म, 2 प्रकार की प्रकृति होती है। इसी प्रकार जो दोष होते हैं वो होम्योपैथी के अनुसार 3 प्रकार के दोष होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। ये तीनों दोषों के अनुसार मानसिक प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वहां पर मानसिक प्रवृत्ति जो है वो इनके अनुसार, तामसिक, राजसिक और सात्विक के अनुसार देखी जाती है। होम्योपैथी के अनुसार सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के अनुसार देखी जाती है। और शारीरिक जो होती है वो वात पित्त कफ, यानी वात पित्त कफ में भी किस प्रकार का मानसिक व्यवहार है, किस प्रकार का शारीरिक व्यवहार है, वो होता है किस प्रकार का शारीरिक गठन है। अब वात पित्त कैसे, वात कैसे होती है, ठंडी प्रकृति होती है। वात प्रकृति अर्थात ठंडी प्रकृति होती है, ठंडा उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्या होता है, उनकी जठराग्नि में विषमता होती है, मतलब कभी भी पेट ठीक नहीं होता, जिसको कहते हैं हमेशा पेट में कुछ गड़बड़ होती है। शरीर दुबला पतला होगा, बहुत रूखापन होगा, सूखापन होगा, शुष्क होगी, हड्डियों में अक्सर दर्द होते रहेगा, अकड़न होगी शरीर में। फिर
मानसिक अस्थिरता रहती है, बहुत चंचलता होती है, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं वो लोग, नींद के बहुत इशू होते हैं, हमेशा अच्छे से नींद नहीं आती। फिर इस प्रकार जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो उनका उनको रोग एक ही आएगा परंतु प्रभाव अलग प्रकार से डालेगा। दूसरा पित्त प्रकृति के लोग शरीर बल उनका मध्यम होता है परंतु वो गर्म प्रकृति के होते हैं। वात ठंडा होता है, पित्त प्रकृति के गर्म होते हैं, गोरे होंगे, बड़े सुंदर होंगे, उनकी जठराग्नि तीक्ष्ण होती है। फिर उनका पाचन अच्छा होता है। जैसे वात प्रकृति की पाचन क्रिया में विषमता होती है परंतु पित्त प्रकृति का पाचन अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है किंतु उसके साथ साथ उनको एसिडिटी होना, हाथ पैरों में जलन होता है क्योंकि गर्म प्रकृति होती है। तो इस प्रकार के लक्षण उनमें ज्यादा होते हैं पित्त प्रकृति वालों में। फिर मानसिक रूप से ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत स्वाभिमानी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं पित्त प्रकृति के लोग। फिर बहुत साहसी भी होते हैं, शारीरिक रूप से उनका बल कमजोर होता है। इस प्रकार के व्यक्ति मानसिक कार्य बहुत अच्छा करते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं या और भी जो टेबल वर्क कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन लोगों की जनरली प्रकृति पित्त प्रकृति होती है। फिर होता है कफ यानी उसका शरीर तो मजबूत होगा, ओबेसिटी बहुत वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है, उनमें चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है और शांत स्वभाव के होते हैं। वाणी में उनके बहुत मिठास रहती है, बहुत उनको आलसी टाइप के भी होते हैं, अलग आवश्यक नहीं है। फिर सोना उनको बहुत अच्छा लगता है, सोच समझ के काम करते हैं, बड़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन रहता है। और उनकी जो उनकी भी ठंडी प्रकृति होती है, सर्दी जुकाम की तासीर होती है, हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है। तो ये तीनों प्रकृतियां अब आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति में कोई एक ही प्रकृति पूर्ण रूप से हो, वो मिक्स हो सकती है। कोई दो ज्यादा हो सकती है, एक कम हो सकती है, या तो इन तीनों को बैलेंस रखना ही स्वास्थ्य की निशानी है। मतलब जब ये तीनों समान होती है, बैलेंस होती है, तब वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसकी भी एक किसी प्रकार की प्रकृति ज्यादा डोमिनेटिंग हुई तो वो उस प्रकार के रोगों के लिए प्रोन होता है, मतलब वो उन रोगों के लिए वो जल्दी से उन रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ ये जो प्रकृति है उसके अनुसार ही उपचार होता है। फिर दूसरा, 24 घंटे में एक सी भी प्रकृति नहीं होती, पूरी उम्र भर भी एक सी प्रकृति नहीं होती। 24 घंटे में सुबह के समय में कफ ज्यादा होता है, दोपहर के समय में पित्त बढ़ा हुआ होता है और शाम के समय में वात प्रकृति होती है। यानी ये सारी जो प्रकृतियां हैं वो सूर्य की रोशनी से कमांड होती है, सूर्य की रोशनी के अनुसार बढ़ती घटती हैं और सूर्य की रोशनी से ही के कारण ही वो सुबह दोपहर और शाम में परिवर्तित होती हैं। फिर ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सी चीज ज्यादा है, किसको कौन सी चीज कम है। दूसरा, बाल्यावस्था में बचपन में कफ प्रकृति बढ़ी हुई होती है, युवावस्था में पित्त प्रकृति बढ़ी हुई होती है और वृद्धावस्था में वात प्रकृति बढ़ी होती है। फिर यहाँ पर भी मिक्स हो सकती है, वात पित्त बढ़ा हुआ, वात और पित्त भी मिक्स हो सकता है, वात और कफ भी मिक्स हो सकता है, यानी किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ कम। तो रोगों की जो पकड़ने की जो प्रवृत्ति है वो इन प्रकृति के अनुसार ही होती है। इस प्रकृति में कौन से रोग ज्यादा होते हैं ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा है। फिर ये हो गया कि हम एक से नहीं है, हमारी प्रकृति एक सी नहीं है, हमारी प्रवृत्ति एक सी नहीं है। प्रकृति यानी हमारी शारीरिक और प्रवृत्ति यानी हमारी मानसिक एक सी नहीं है, हम कभी भी एक से नहीं रहते। और ये भी सब डिपेंड करता है कि इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो। तो ये जब स्वस्थ होती है, तीनों जब समान होती हैं, या सोरा ठंडा और चिली और एमबी अर्थात समान, यानी उसमें भी 3 होता है, ठंडी होम्योपैथी के अनुसार ठंडी, गर्म और एमबी अर्थात समान। तो इन सब के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन देखे जाते हैं
कि किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किस प्रकार का रोग हो सकते हैं और उनको किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर आता है कि जैसे अभी बताया कि 6 ऋतुएं हमारे के ऋतुएं जो होती हैं, उन ऋतुओं के अनुसार भी रोग बढ़ते हैं, घटते हैं, और कौन सी प्रवृत्ति के लोग, कौन सी प्रकृति के लोग किस ऋतु में किस रोग से प्रभावित हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो अब बसंत ऋतु में कफ प्रकोप बढ़ता है। आप ये बातें भी कई बार सुन चुके हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से आयुर्वेदाचार्य आए हुए हैं, उन्होंने सारी बातें बताई थी कि भाई किस ऋतु में कौन सा प्रकोप बढ़ता है। सर्दी के अंत में जब बसंत ऋतु होती है तो कफ का प्रकोप बढ़ जाता है। अब उस समय फिर वो सर्दी का अंत होता है फरवरी मार्च में। फिर ग्रीष्म ऋतु जब आती है तब पित्त बढ़ने लगता है, तो गरम, उस समय गरम ठंडे पदार्थ छोड़ देना चाहिए। गरम पदार्थ छोड़, गर्मी में जब इधर कफ बढ़ता है तब हम गरम पदार्थ लेते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीजें लेते हैं जैसे फलों में। अब मैं थोड़ा आहार पे आ रही हूँ कि कौन सी मौसम में किस प्रकार का आहार ले तो आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है हमारी आंतरिक रक्षा प्रणाली को मजबूत करना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। तब ये जो जितने रोगों की बात बताई, उन रोगों से हम बचे रहेंगे। इम्यून सिस्टम को लेकर तो आजकल इतना व्यवसाय भी चल गया है। कोरोना के बाद इम्यून सिस्टम को लेके, इम्यूनिटी को लेके इतना धंधा बना लिया गया है कि वो भी गलत रूप से चलने लगा है। उसकी भी बेसिक जानकारी नहीं होने के कारण इस चीज से, हल्दी का दूध लेने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, फलाना फल खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये इस मौसम में ये करने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। दुनिया भर के बहुत आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर, आर्टिफिशियल ताकत वाले पाउडर, ये सारी जो कंपनियां हैं, जो सब हमारे जो प्रचार कर रही हैं या जो एडवर्टीजमेंट में जो बच्चों के सामने बताई जाती हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो सारी एक ही प्रकार की चीज सबकी इम्यूनिटी बढ़ाए, बल्कि वो नुकसान भी कर देती है। प्रोटीन अधिक लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक लेना चाहिए। आजकल प्रोटीन पे भी इतनी बात हो गई है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। हर व्यक्ति उस प्रोटीन को लेके इतना सेंसिटिव हो गया है कि हमें प्रोटीन, परंतु किस उम्र में कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, किस उम्र में किस प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है, ये जब तक जानकारी नहीं होगी तो वो सारी जो चीजें हैं, प्रोटीन या विटामिन या मिनरल्स, ये सभी बजाय फायदा करने के नुकसान करते हैं। तो अब बसंत ऋतु में जब कफ का प्रकोप बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप बढ़ता है, बरसात ऋतु में वात का प्रकोप बढ़ता है, तब हमें क्या खाना है। बसंत ऋतु में जो सबसे मुख्य बात यह है कि हमारे तीन बातें कही जाती है भोजन के बारे में, आहार के बारे में। मित भूख, हित भूख और ऋत भूख। यानी मित भूख यानी कम खाओ, मिताहारी बनो, कम खाओ। कम यानी कैसे? हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, पुराने से सुना हुआ है कि 4 भागों में बटा है, या 4 भाग में हमें बांट लेना चाहिए। यानी 50%, यानी आधा पेट भोजन से भरिए, 1 भाग पानी से भरिए, और चौथा भाग वायु के लिए छोड़ दीजिए, अर्थात प्राण वायु के लिए छोड़ दीजिए। हम किसी भी एक बर्तन में या किसी भी एक डिब्बे में कोई भी वस्तु को जब हम बिल्कुल ऐसे ठूस ठूस कर अगर भर देंगे, वहां पे कोई वायु की जगह नहीं रहेगी, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उसमें किस प्रकार का नुकसान होता है वो आप समझ सकते हैं। तो हमारा मित भूख अर्थात इस प्रकार से खाएं कि 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग वायु के लिए छोड़ दें। फिर हित भूख, ये जो सारी प्रकृति बताई, इस अनुसार हित भूख यानी जो हमारे लिए हितकारी है। आवश्यक नहीं है कि आम सबको पसंद है तो वो सबको वो उसके कई फलों के ये कल्प होते हैं, तो वो सबके लिए एक से हो, ऐसा नहीं है। कौन सी चीज हित भूख यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, हमें जो अंदर से अच्छा लगता है, हम ठंडी प्रकृति के हैं या गर्म प्रकृति के हैं, उस अनुसार भोजन लिया जाए तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो हित भूख। फिर ऋत भूख यानी वही बात की ऋतु के अनुसार
वातावरण के अनुसार, जगह के अनुसार, हम किस जगह में रह रहे हैं, कौन सी ऋतु चल रही, उस अनुसार हम आहार लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस अनुसार एक जनरल, एक कॉमन लिस्ट बनी हुई है हमारे आयुर्वेद में। तो बहुत विस्तार है इस बात का, हमारी होम्योपैथी में भी इन बातों का बहुत विस्तार है। उस विस्तारीकरण को सूक्ष्म रूप में, मोटे रूप में हम समझ लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब बसंत ऋतु में तो मोटी बात ये समझ लेना चाहिए कि जो ऋतु है, जिस ऋतु में जो भोजन आता है, जिस एरिया में जो भोजन कॉमन है वो ले। सबसे बड़ी बात, जिस ऋतु में जो फल, जो सब्जियां सस्ती होती हैं, सस्ती होती है मतलब क्यों? क्योंकि इस ऋतु में वो बहुत ज्यादा आती है, इसलिए वो सस्ती होती हैं और वो ताजी होती हैं, तो उनको लेने से हमारा शरीर ठीक होता है। ऋतु यानी कोई भी ऋतु में वो सब्जी आने की शुरुआत नहीं हुई है, अभी मौसम के अनुसार वो सब्जी ग्रो होना चालू नहीं हुई है, पैदा होना चालू नहीं हुई है, किंतु वर्तमान समय में पूरे वर्ष भर सारी सब्जियां आती हैं, पूरे वर्ष भर सारे फल आते हैं, पूरे वर्ष भर हम सब कुछ खाते हैं। और यही कारण है कि वो उसका पोषण हमें नहीं मिलता। हम स्वाद के अनुसार उसको खा लेते हैं, किंतु पोषक तत्व उसमें होते भी नहीं है और पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होते, क्योंकि हमारी वो प्रकृति नहीं है और उस मौसम में वो हमारा शरीर उस प्रकार से रिएक्ट नहीं करता, हमारी पाचन संस्था उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस कारण से वो हमें पूरा पोषक तत्व नहीं मिलता और फिर अस्वस्थ होने के कारण बीमारियां होती हैं। फिर वही पाचन संबंधी, सबसे मुख्य तो हमारा पेट ही है, सबसे मुख्य हमारा मध्य प्रदेश ही है। पाचन संबंधी दुनिया भर की तकलीफ, गैस, एसिडिटी, वायु का प्रकोप, जलन, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, ये तो इतनी कॉमन हो गई और लोगों को लगता है कि ये बस ये बीमारी है तो इसके कारण। पाइल्स को लेके इतना आजकल प्रश्न होते हैं, पाइल्स है तो कोई दवा बता दीजिए। अरे पाइल्स तुरंत हुआ नहीं है, पाइल्स हमने वर्षों से, हमने कई महीनों से गलत आहार लिया है, जो कि हमारी सिस्टम में एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जो हमारे सिस्टम में जिसने कॉन्स्टिपेशन कर दिया है और कब्ज बना दिया है। जब वो कब्ज बन जाता है तभी जाकर पाइल्स, तो एक रिजल्ट है, पाइल्स अपने आप में बीमारी नहीं होती। तो खैर ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है बीमारियों के कि कैसे एक्यूट बीमारी क्रॉनिक हो जाती है। फिर जो बात मैं कर रही थी कि बसंत ऋतु में मौसमी फल, आपके मौसम्बी, पपीता, अमरूद, हरी सब्जियां, फिर मूली, गोभी, करेला, कच्चा केला, ये सारी जो सब्जियां हैं इनको लेना चाहिए। चना, भुना हुए चने, चने की दाल, जौ, अंकुरित अनाज, फिर नींबू, नीम की कोपल, पुराना शहद, नमक इन दिनों में ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम अच्छा वो मैं एक बात अभी बाद में बताती हूँ। फिर ग्रीष्म ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो कोई भी गर्म पदार्थ नहीं लेना है, खट्टे पदार्थ नहीं लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? ठंडक, शरीर में ठंडक देने वाले और तरल पानी से युक्त, जिसमें तरल रस ज्यादा हो, जिन सब्जियों में, जिन फलों में रस ज्यादा हो, ऐसे रसीले पदार्थ, ऐसे रसीले आइटम वो हमें ग्रीष्म ऋतु में लेना चाहिए। उसमें क्या क्या है? बहुत सारी सब्जियां, हरी भाजी जिसमें चौलाई, बथुआ, फिर लौकी, टिंडा, परवल, सहजन की फली, पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा, अंगूर, शहतूत, आंवला, अंजीर, कच्ची कैरी, कच्चा आम का पना, कच्चा प्याज, फिर भोजन में सत्तू, गन्ने का रस। अब देखिए ये भी जो सारे पदार्थ हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जैसे गर्मी शुरू हुई तो हमने सब लेना चालू कर दिया। गर्मी आरंभ होते ही हमने गन्ना का रस पीना चालू कर दिया। गर्मी आरंभ भी नहीं होती और गन्ने के रस के वो सारे ठेले लग जाते हैं, गन्ने का रस पीना आरंभ कर देते हैं, आइसक्रीम खाना आरंभ कर देते हैं। आइसक्रीम तो हमारे आजकल ऐसा हो गया है कि पूरे वर्ष खाते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो 6 ऋतुएं हैं, तो जो आदान और उसका जो समय जो रहता है, ऋतुओं का आने का समय, फिर पीक का समय और जाने का समय, इसके अनुसार आयुर्वेद में पूरी चर्चा है और बहुत बड़ा इस सब लिस्ट है कि हम किस मौसम में, किस प्रकृति के अनुसार क्या खाना है। फिर वर्षा ऋतु में, अब वर्षा ऋतु में क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो
बाहर वातावरण होता है, जो ग्रहों का वातावरण होता है, जो ग्रह होते हैं, उन सबका भी प्रभाव हमारे शरीर पर 100% पड़ता है। हमारा शरीर भी उसी प्रकार से रिएक्ट करता है। तो जब वर्षा ऋतु में चूंकि पानी ज्यादा है, तो वहां पानी वाली वस्तुएं नहीं लेना है, वहां रसीले पदार्थ नहीं खाना है, वहां शुष्क अनाज, शुष्क पदार्थ को लेना है, क्योंकि यहाँ पे जठराग्नि मंद हो जाती है। ठंड की ऋतु केवल एक ऐसी है जिसमें जठराग्नि बहुत तेज होती है, बहुत, इसीलिए ठंड के ऋतु में हम बहुत अच्छे पौष्टिक पदार्थ खाते हैं। वर्षा ऋतु में जठराग्नि कमजोर हो जाती है, और उस समय में हमें तेल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पुराना गेहूं, पुरानी जौ, पुराना चावल, मूंग की दाल, भिंडी, लौकी, परवल, फिर मीठा और आपका पुराना शहद, भुने हुए चने, इस प्रकार की वस्तुएं लेना चाहिए जिसमें कि शुष्कता हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। फिर एक कहा गया है हमारे चिकित्सा शास्त्र में, एक कहावत है, जीवेन शरदम शतः, मतलब 100 साल तक जियो। आशीर्वाद जब दिया जाता है तो क्या कहा जाता है, 100 साल तक जियो। पर 100 साल तक कैसे जियो, शरदम शतः, मतलब 100 शरद ऋतुएं निकाल दीजिए। क्यों केवल शरद ऋतु का ही नाम लिया है, क्यों बाकी किसी ऋतु का नाम नहीं लिया, या क्यों बिना ऋतु का नाम लिए ही कह दिया कि 100 साल तक जिए। संस्कृत में, वेदों में कहा है कि शरदम शतः, मतलब 100 शरद निकाल दीजिए, आप स्वस्थ। क्योंकि शरद ऋतु जो है वो रोगों का बाप है, वो रोगों की मास्टर है। मतलब शरद ऋतु में ही सबसे ज्यादा रोग आने की प्रवृत्ति होती है। और शरद ऋतु कौन सी होती है, शिशिर के पहले, यानी बरसात और ठंड, जो 2 ऋतु है उसके बीच का जो समय होता है वो शरद ऋतु का होता है। यानी जिन दिनों में शारदीय नवरात्रि, यानी जो हमारे त्योहार आते हैं, ऐसे जो शरद ऋतु में आते हैं, वो त्योहारों का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। उन दिनों में हमारा शरीर की, हमारी इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है, और उस समय में सारे रोगों का आक्रमण होता है। तो उस शरद ऋतु में किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार से खाना, किस प्रकार, क्योंकि क्या होता है, खून पतला होता है उस ऋतु में। यानी आपके सितंबर, अगस्त, सितंबर, जो हिंदी महीने से हम कहेंगे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो और क्वार, ये 2 महीनों में आपका जो खून का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, खून पतला हो जाता है, और उसके कारण बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियां होती है। खून पतला, आप देखिए जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट होंगे ना, उनका ब्लड प्रेशर इन दिनों में बहुत बढ़ा हुआ होता है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, वो अगर इन दिनों में बीपी नपाते हैं, पता चलता है बीपी बढ़ा है, वो तुरंत आएंगे, अरे हमारा तो बीपी बढ़ा हुआ है। और जहां डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपका बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने के डरने से तुरंत बीपी की गोली लेना चालू कर दी। पता चला 2 महीने बाद। अब वो जो समय है, वो समय जब निकलता है, जब ठंड आ जाती है, शिशिर ऋतु आरंभ हो जाती है, तो वो वॉल्यूम उसका नॉर्मल हो जाता है। लगभग स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर के करीब रक्त का परिभ्रमण होता रहता है। परंतु जब गर्मी के कारण इस शरद ऋतु में जब खून पतला हो जाता है, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और उसी कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसके साथ कई सारे रोग होते हैं। तो इन दिनों में हमारे यहाँ सारे त्योहार बने, 4 महीना चौमासा का एक, कई लोग, हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि 4 महीने एक समय भोजन करते हैं, क्योंकि पाचन हमारा जठराग्नि मंद हो जाती है। एक समय भोजन करते हैं। सारे त्योहार, मैक्सिमम त्योहार हमारे शरद ऋतु में आते हैं। ग्रीष्म के बाद में शरद, जैसे वर्षा के बाद में सारे त्योहार आते हैं। श्रावण, भादो, कुंवार और कार्तिक महीने में दिवाली आ जाती है, मतलब स्वस्थ मौसम आ जाती है। तो
ये क्यों इन दिनों में ये त्योहार बनाए हैं? देखिए, भादो महीने में श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं? हम 15 दिन तक खीर पूड़ी, घी में तली हुई पूड़ियां, तेल में तली हुई नहीं, और मीठा, मतलब अधिक से अधिक मीठा, और खीर पूड़ी का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि ये जो आइटम है, ये जो आहार है, ये उन दिनों में हमारी जो तीनों प्रकार की जो वात पित्त कफ की जो प्रकृति है उसको बैलेंस बनाने का काम करती है। फिर उसके साथ नवरात्रि उसी के बाद में, यानी ये श्राद्ध पक्ष समाप्त हुए और नवरात्र आ जाते हैं। नवरात्र में क्या विधान है? और श्राद्ध आपके कि 9 दिन तक उपवास करना। उपवास किस प्रकार से करना? अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार उपवास करना, जल पर रहना, फलों पर रहना, यदि नहीं फलों पर रह सकते हैं तो बहुत ही सात्विक और बहुत ही हल्का और पाचक भोजन लेना, रात्रि जागरण करना। अब वैसे रात्रि जागरण निषेध है, परंतु इन दिनों में रात्रि जागरण करना और साथ में भजन पूजन करना, किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेना, मांस मदिरा नहीं लेना, प्याज लहसुन नहीं लेना, और भी जो भी तामसिक वस्तुएं, कोई कितना भी नॉन वेजिटेरियन होता है वो यदि थोड़ा भी इन बातों को मानता है तो इन दिनों में पूरे श्रावण महीने में हमारे यंग जनरेशन को भी, कई बच्चों को हमने देखा है, अभी श्रावण चल रहा है ऐसा मम्मी ने बताया है, या अभी नवरात्र चल रही है इसलिए बताया है, तो हमें प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं लेना है, इस प्रकार की बहुत से। तो कहने का मतलब ये कि हमारे देश में सारे त्योहार ऋतु के अनुसार बने हैं, वो केवल धार्मिक महत्व नहीं, उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। हर ऋतु के त्योहार का वैज्ञानिक महत्व है, और हर ऋतु के त्योहार में जो भोजन ग्रहण करने की तरीके विधि बनी हुई है। जनवरी महीने में जब संक्रांत आती है तब हमें तिल और गुड़ खाना है, उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। फिर उसके बाद जैसे ही ठंड खत्म हुई, होली आई, होली के बाद में कुछ एक तिथि आती है जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 तिथियों में कई घरों में अलग अलग तिथि के अनुसार बनाते हैं। शीतल सप्तमी मनाई जाती है, या शीतल अष्टमी मनाई जाती है, या शीतला नवमी मनाई जाती है। क्या? शीतल से मतलब शीतल माता का, शीतला माता की पूजा करते हैं। अब उसके पीछे उसके अर्थ को नहीं, उसके विज्ञान को नहीं समझा है। उन दिनों में देखिए, जो गर्म प्रदेश है ना, राजस्थान, यूपी, पंजाब, उधर गर्म प्रदेशों में नियम है कि वो शीतला सप्तमी, अष्टमी में एक दिन पहले रात को भोजन बना लिया जाता है। भोजन कैसा बनाया जाता है? सब तला हुआ होता है, चने की दाल होती है, पूरी, मीठा, गुलगुले, गुड़, मतलब गुड़ और घी के आइटम ज्यादा होते हैं। पूरी बरसात भर में भी जो व्रत उपवास आते हैं उसमें गुड़ और घी के आइटम ही लेने की प्रथा बनी हुई है, क्योंकि इन दिनों में गुड़ और घी ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और वो सारी बात को, कफ को शमित करता है। तो यहाँ वो शीतला अष्टमी का क्या अर्थ है कि उसके बाद हमें ठंडा भोजन ही लेना है, उसके बाद हमें गर्म भोजन नहीं लेना, उसके बाद किसी प्रकार के गर्म पदार्थों को ग्रहण नहीं करना। तो ये जो सारे त्योहार आप सब जानते हैं कि कौन सी मौसम में कौन सा त्योहार आता है, ये हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हर 2 महीने में हमारे यहाँ त्योहार आते हैं, और उन त्योहारों के अनुसार हमारा भोजन परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित ना करें वो हमारी गलती। आजकल जो हम कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई है। लाइफस्टाइल डिजीज यानी हमने अपना आहार विहार बिगाड़ लिया है, और उसके अनुसार जो हमारे नियम बने हैं उनके अनुसार हम उस भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं, इसीलिए सारी बीमारियां हो रही है। विषय तो ये बहुत बड़ा है, परंतु फिर भी मैं मोटी बातें बता रही हूँ। अब तो हमें भोजन प्रकृति के अनुसार लेना है, मित भूख, हित भूख, ऋत भूख, इस बातों का ध्यान रखना है। अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अपनी बहनों से कहूंगी, अपनी महिलाओं से कहूंगी, जो हमारी रसोई घर की रानियां हैं। हम बहुत ताजे ताजे फल खरीद के लाए, बहुत ताजी ताजी सब्जियां खरीद के लाए, बहुत कुछ हम अच्छी अच्छी महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद के लाते हैं, और जब भोजन बनाते हैं
तो पता चलता है कि उसके पोषक तत्व समाप्त हो चुके हैं या पोषक तत्व जितने होना चाहिए वो नहीं बचे हैं। तो हमारी बनाने की मतलब रसोई घर में कच्चा सामान आने के बाद उसको बनाने की, उसको पकाने की, उसको उसका पकवान व्यंजन बनाने की जो विधियां हैं, उन विधियों में आजकल बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है। तो बेसिक तो इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी हम सब्जियां लाते हैं उनको बनाने के पहले अच्छी प्रकार से धो लिया जाए। आजकल देखिए विष वाले और जो रासायनिक की तो बात चली रही है, सब जान रहे हैं आप लोग कि रासायनिक रासायनिक रासायनिक, उस रासायनिक के प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं और कम करना ही चाहिए। दूसरा, जो उसमें पोषक तत्व हैं उनको कितना अधिक से अधिक हम बचा सकते हैं ताकि वो अंदर जा वो हमें पूर्ण रूप से मिले। तो एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती करते हैं, सब्जियों को काट लिया, उसके बाद बढ़िया, चूंकि इसमें वो है, सब्जियों को भाजी को हरी भाजी को काटा और काट के खूब पानी में बढ़िया धोया, छीलने के काटने के बाद धोया, उसके विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसके ऐसे मिनरल्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब निकल जाते हैं। तो हमें सब्जियों को पहले ही धो लीजिए अच्छी तरीके से, नमक के पानी में डाल के धो लीजिए, बेकिंग सोडा के पानी में डाल के धो लीजिए और उसके बाद काटिए, और काटने के बाद उन्हें धोना नहीं है, एक बात। दूसरी, हमेशा सब्जियों को बहुत धीमी आंच में बनाना चाहिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत तेज आंच की और उसमें जल्दी से बन गया, उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जल जाते हैं, वो पकते नहीं है, जल जाते हैं। दूसरा, फिर ढक के बनाइए। कोई भी चीज को जब उबालना है तो उबालने के लिए केवल पानी इतना रखिए कि वो उसी में समाहित हो जाए, उसमें वो पानी को हमें फेंकना ना पड़े। यदि वो पानी ज्यादा भी है तो उसे हम फिर किसी उसमें उपयोग ले लें। जो भी दालें हैं या जो खड़े अनाज हैं उनको यदि बनाना है, जैसे चना राजमा वगैरह, तो चना राजमा का तो आप पहले भिगोते ही हैं, पहले 2-4-6 घंटे, उनको 8 घंटे भिगो देते हैं, किंतु दालों को भी आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहले भिगो दीजिए। पुराने चावल को 1 घंटा पहले भिगो दीजिए। आटा जो हम मारते हैं उसको आप रोटी बनाने के आधा घंटा पौन घंटा पहले मारिए और रखिए ताकि उसमें सही प्रकार से लोचा जाता है। अब इसकी भी थोड़ी सी अलग अलग विधियां हैं। गेहूं का आटा को कब मारना, ज्वार का जो हमारे मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं उनके आटे को बहुत पहले नहीं मारा जाता, गेहूं के आटे को बहुत पहले मार देते हैं। फिर फ्रिज से निकाल कर हम हर चीज बना कर भोजन फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकाल के फिर गर्म किया, फिर जितना गर्म किया उतना बाकी बचा हुआ पुनः रख दिया। फिर जब कोई खाने आया हमारे उसमें डाइनिंग टेबल पे आया तब फिर निकाला, फिर उसको गर्म किया और फिर दे दिया। कितनी भी स्वादिष्ट आप भोजन बनाइए, कितना भी स्वादिष्ट सब्जियां बनाइए, वो यदि आप एक बार फ्रिज में रख के पुनः गर्म करेंगी तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो चुके हैं। केवल आपका स्वाद रह जाएगा, स्वाद भी वो नहीं होता जो गर्म भोजन में, जो ताजे भोजन में होता है। और फिर जैसे स्वास्थ्य के लिए कहा गया है कि मानसिक, शारीरिक, सोशल, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी स्पिरिचुअल। तो एक बात और समझिए कि जो हमारा पानी है और जो भोजन है वो इतना संवेदनशील होता है, भोजन भोज्य पदार्थ बनने के बाद, मतलब भोजन बन जाने के बाद में वो इतना संवेदनशील होता है कि किसी भी भाव को पकड़ लेता है। कोई भी जो ऑरा होता है उसके आसपास उसको वो ग्रहण कर लेता है। तो हमें भोजन बनाते समय अपना भाव सात्विक रखना चाहिए। हम मंत्र बोलते हुए भोजन बनाएं, हम गायत्री मंत्र, हम मृत्युंजय मंत्र, या आपको जो भी मंत्र आप करती हैं उसको बनाते हुए भोजन बनाएं। आपका सात्विक भाव वो भोजन ग्रहण करेगा निश्चित रूप से। तो उसमें कितनी भी विषैलापन जो होगा ना, या जो हमारा रासायनिक जो स्वाद है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। फिर आप ये भाव रखिए कि हम ईश्वर के लिए, हम माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाने के लिए, हमारे देवता को भोग लगाने के लिए हम भोजन बना रहे हैं, और तब उसको प्रसाद रूप में, वो ऑटोमेटिक उसमें वो भाव आ जाता है कि वो प्रसाद रूप बन जाता है। आपको मालूम होगा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, वो तो इस बात को जानते हैं कि पुराने समय में रसोई घर के लिए कितनी ज्यादा स्वच्छता और वो मतलब
ये रखा जाता था, कोई भी व्यक्ति रसोई घर में नहीं घुस सकता, वो खाना हम सबके सामने नहीं खाएंगे। हम यात्रा में भी जाते थे, भोजन लेके जाते थे तो किसी के सामने खोल के हम भोजन नहीं करते थे, हम उसको आड़ करके भोजन करते थे। इसी प्रकार पानी के बारे में कितनी ज्यादा शुद्धता, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है और वो किसी भी प्रकार के ऑरा को ग्रहण कर लेता है। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। फिर एक बनाते समय की एक और बात, मिक्स वेज बनाते हैं। मिक्स वेज में क्या करते हैं, सारी सब्जियां, हम गोभी भी, बैंगन भी, हरी भाजी भी, बीन्स भी सब एक साथ डाल देते हैं। तो जो जल्दी पकने वाला पदार्थ है वो देर तक वो जल्दी पक जाएगा, और जो कड़ी जो ऐसी जो चीजें हैं वो देर से पकेंगी। उसमें क्या होगा कि उनके पोषक तत्व वो ज्यादा पक जाने के कारण उनके पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। फिर ऐसी चीजें जो विटामिन सी जो हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, नींबू में, आंवले में और तुम्हारा हरी धनिया में। हम क्या करते हैं, बाद में हरी धनिया बाद में डालने का क्यों है विधान, क्योंकि वो गर्मी से उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगर आप हरी धनिया सब्जी बनते समय डाल देंगे तो ठीक है, वो दिखेगा आपको हरा, वो तो कलर भी खत्म हो जाता है उसमें, और उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, उड़ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें भोजन बनाते समय। फिर आजकल एक चल गया, ग्रेवी बन रही है, बहुत विभिन्न प्रकार की ग्रेवियां, उसमें दही भी डलता है, टमाटर भी डलता है, इमली का पानी भी डलता है, और सारे मसाले भी डलते हैं, और चीज भी डलता है, और पता नहीं वो ग्रेवी बनाने में व्हाइट ग्रेवी और रेड ग्रेवी और सब क्या क्या चीजें ना डल जाए, और वो सब जाके उनका जो तत्व होते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो मिनरल्स हैं, एक दूसरे से मिलके वो सब प्रतिक्रिया करते हैं, सब कोई नष्ट हो जाते हैं या वो गलत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वो आपस में वो दोस्त नहीं होते। वो दही को सबसे पहली बात तो दही को गर्म करना ही नहीं है, दही गर्म करके बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर अब समय की तो पाबंदी है, उसके अनुसार फिर मैं मोटी बात बताऊंगी कि हाँ, ये ना मैं वही कह रही थी कुसुम दीदी, 8 बज रहे हैं और भी एक आधा पॉइंट। बिल्कुल मैंने देख लिया, मैंने समय देख लिया, तो बस अब मैं अंत में मोटी बात बता रहे हैं कि जो जिससे बात शुरू करी थी मैंने कि रोगों का निदान, जब हम किसी भी चिकित्सक से एकदम से पूछ लेते हैं कि भाई हमें आर्थराइटिस है, आप इसकी दवा बता दीजिए, या हमें पाइल्स है, इसकी दवा बता दीजिए, वो क्यों नहीं बता पाते। यही कारण है कि कोई भी एलोपैथिक सिस्टम में एलोपैथिक डॉक्टर्स की गलती नहीं है, एलोपैथिक सिस्टम के सिद्धांत ही अलग हैं। उसमें सारे रोगों में एक ही दवा दी जाती है, सब प्रकार की प्रकृति के लोगों को एक ही दवा दी जाती है। वो कंपनी नाम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वो तुरंत बता सकते हैं कि इस रोग में ये बीमारी, परंतु जैसे मैंने अभी इतनी देर से बताया कि विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां, विभिन्न प्रकार की प्रकृति, विभिन्न प्रकार के मौसम, इस सब के अनुसार हमारे रोग होते हैं, और कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते, इसलिए कोई भी एक मेडिसिन दोनों व्यक्तियों को नहीं बताई जा सकती, उसके लिए बहुत निदान की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे जो रोग प्रभु कहना चाहिए, नहीं कहेंगे कि कोई रोगी हो, परंतु रोग तो हो ही रहे हैं, रोगी तो बन ही रहे हैं। उन रोगों के अनुसार किसी भी चिकित्सक से सामने बैठ के परामर्श करके आप मेडिसिन लिया करें। किसी ने भी कुछ भी बता दिया कि इस दवा से हमको फायदा हुआ है, आप भी ये दवा ले लीजिए, ऐसा नहीं है। इवन होम्योपैथी में भी ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में ये जरूर है कि कोई भी मेडिसिन लेके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, किंतु फिर भी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम प्रकृति के विरुद्ध, हमारे ठंडे और गर्म के विरुद्ध कर लेंगे तो वो फायदा नहीं होगा, उतना लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार ये मेरा जो आज का विषय था वो मैं उसको पूर्ण विराम करती हूँ। पुनः एक बार सबसे ये सलाह दूंगी, विनती करूंगी कि हमारी जो आज ये जो सारी जानकारियां जो हम भूल चुके हैं, हम नहीं भूले, हमारी नई पीढ़ी भूल रही है और उसको मानती नहीं है। उन्हें किसी न किसी प्रकार से उसको बताएं, उसका प्रचार प्रसार करें, और ये मित भुक, हित भुक और ऋत भुक, स्पेशली ऋतु के अनुसार भोजन
जो भोजन जो आइटम जिस ऋतु में आते हैं वो ही ले। इस प्रकार की समझाइश हमारे बच्चों को दे, और हमारी गृहिणियां किचन में बनाए ही नहीं गलत खाना, हम बनाएंगे ही नहीं। अब खैर इस के ऊपर भी बड़े से तर्क वितर्क हो सकते हैं। आजकल भोजन घर में कौन कर रहा है, सारे लोग बाहर से मंगा के और बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। तो हम इन रोगों को दूर करें और रोगों से बचें, ये इस प्रकार आदतें बनाएं, तो हमारा देश डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का सिरमौर बन रहा है, सरताज बन रहा है, उसको हम बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कुछ भी गलती हुई हो उसे मैं क्षमा मांगती हूँ। हो सकता है कुछ जितना हमें पता है, हमें नॉलेज है, उससे कुछ हमारे दूसरे बहुत से भाई लोग सब चिकित्सक गण हैं इस ग्रुप में, और उनके कुछ और भी विचार हो सकते हैं। यदि मेरे विचार उनसे कुछ विरुद्ध जा रहे हों तो मेरी अपनी जो स्टडी है उस अनुसार मैंने बताया। मेरी होम्योपैथी में विशेषता है, आयुर्वेद और बाकी नेचुरोपैथी, और वो तो मैं अपने शौक से इन सारी विधियों का मैंने जानकारी लेती रहती हूँ, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। क्योंकि कई प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस पेशेंट को हम होम्योपैथी दें, किस पेशेंट को हम आयुर्वेदिक में भेजें, किसको हम नेचुरोपैथी में भेजें। और फिर योग तो हमारा है ही, योग और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है, क्योंकि ये टोटालिटी पे काम करता है। होम्योपैथी प्रिंसिपल भी टोटालिटी पे काम करती है, आयुर्वेद भी टोटालिटी पे काम करता है, एक एक अंग को पकड़ के काम नहीं करते। इस प्रकार से मेरे विचार रहे। पानी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपने मुझे आज आमंत्रित किया। मैं तो अपने परिवार की सदस्य हूँ, मैंने स्वयं ही बोला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जब भी चिकित्सक लोग आते थे और जैसे प्रश्न होते थे तो उससे मुझे लग रहा था कि थोड़ी ये बात क्लियर करें कि एकदम से हम किसी से कोई रोग के बारे में मेडिसिन पूछेंगे, खास करके वो भी क्रॉनिक के बारे में पूछते हैं सब, एक्यूट के बारे में तो कोई नहीं पूछते। तो वो कहते हैं फिर बहुत प्रिवेंशन भी बहुत होता है, बहुत बड़ा वो विषय है। तो अब मैं धन्यवाद करते हुए क्षमा मांगती हूँ और प्रणाम। ओम सबको। जी आदरणीय कुसुम दीदी, बहुत सुंदर। और आज का जो आपका सेशन रहा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आज आपने ऋतु अनुसार आहार हम कैसे ले, और फिर हम आहार बनाए तो फिर भोजन में भोजन किस प्रकार से बनाए, और हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और हमें फल आहार लेना है तो किस प्रकार से, और हम खाना भी भोजन भी बनाएंगे तो हमें सब्जियां है और भी अन्य फल है, तो हमें उसको कैसे हमें अपने जीवन में उतारना है, हमने कैसे उसका खाना पीना, ये सब तो आपने बहुत सुंदर, आपका महत्वपूर्ण आज का सेशन रहा। और कुसुम दीदी, आपने कहा है लास्ट में कि हमसे कोई गलती हुई, आपकी यही गलती है कि आपको फिर से एक बार और सुनना है, क्योंकि इतनी मेमोरी हमारी अच्छी नहीं रहती है, हम फिर भूल जाते हैं, तो हमें फिर से एक बार आपको सुनना है। तो क्योंकि अब समय भी हुआ, 8 बज गए, और आने वाले दिनों में एक दिन और फिर आपका सत्र रखेंगे ताकि हमें और ऊर्जा मिलती रहे और हम अपने आहार पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो कि आज आपका सेशन, आज का सत्र आपका रहा, बहुत बढ़िया रहा, और मैं आपको बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज के हमारे बहन कुसुम दीदी ने जो आज आपने बात रखी, आप उन पर अपना मार्गदर्शन, अपनी टिप्पणी दे। जी आदरणीय पवन कुमार। जी नमस्कार, ओम। बहुत सुंदर आज की कक्षा। बहुत जो बातें आज बताई हैं कुसुम जी ने, बहुत ही व्यवहारिक रूप से और अनुभव आधारित है, और ये बातों को हमें हर एक मौसम में सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये रिपीट भी हो जाता है तब भी हमें आवश्यकता होती है कि हम इसको सुने, उसका अनुसरण करें, उसके हिसाब से हमने क्या किया, उसका हमने क्या अनुपालन किया,
या जो भी चीजें निकल के आई हैं, इसको एक मौसम आधारित चक्र से जो हमारे 6 ऋतुआं होती हैं, उस मौसम में भी हम इसकी शुरुआत में जो चीजें हम एक बार इनका अनुसरण कर लेते हैं, इसको सुन लेते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक हमारा जो यात्रा है, भोजन के साथ जो शरीर की यात्रा है, उसके लिए बड़ी लाभदायक होगी। आज का सेशन भी इतना शानदार है कि इसको जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसको भी अगर आज सुन लेते हैं हमारे साथी, इसको नोट कर लें और उसको डाउनलोड भी करके अपने पास भी रख सकते हैं। मुझे भी लगता है कि उससे बड़ा उनको फायदा होगा। न केवल अपने पास रख सकते हैं बल्कि उसको और भी अपने परिवार में और मित्रों में उसकी रिकॉर्डिंग को वो शेयर भी कर लेंगे। तो हमारी ये जो सारी व्यवस्था है, भोजन की जो व्यवस्था है और हमारे सनातन धर्म की जो व्यवस्था बनी हुई है और उसके साथ जो ज्ञान और विज्ञान उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस चीज को हमें बार बार सुनना समझना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ नई चीज हमें मिलेगी, नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। तो आज के लिए मुझे तो कुछ कहना नहीं है, इसमें कोई मुझे न मार्गदर्शन करना है। मैं तो एक श्रोता के रूप में, एक सीखने वाले के रूप में आज यहाँ पर जुड़ा और हम सब लोग इसी तरह से ही जुड़े हुए हैं। तो आज की बातें बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया रही और इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय सर। और दरअसल ये हमारी नियमावली होनी चाहिए, हम ऋतुनुसार आहार ले। तो आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने कहा था कि हम आहार कैसे ले, और एक जो कि वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, तो ये हमारी ऋतुनुसार ऐसे लिस्ट होनी चाहिए, हम किस प्रकार से आहार ले। तो ये हमारे जो भी हमारे आदरणीय वक्ता हमारे इस त्योहार मंच पर आए हैं आहार पर, तो आदरणीय बहन मैं कुसुम दीदी से निवेदन करती हूँ कि जो बीच में उन्होंने आहार सत्र में मिथिलेश जी है शायद, उनको बुलाया था, तो उनसे हमें ये जानकारी चाहिए थी, तो वो लिखित स्वरूप में अगर दे तो ये हमारे त्योहार के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप आए, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत बढ़िया रही और आज का जो उद्बोधन है हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा वो भी बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा। आज की जो मुख्य बात मेरे को जो समझ में आई और जिस पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ वो ये है कि आपने जो हमारे त्योहारों का जो वैज्ञानिक स्वरूप है या जो उनके वैज्ञानिक आधार पे वो जो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं, इस बात को यदि हम ज़्यादा प्रसारित करेंगे, उस पर ज़्यादा बात करेंगे, तो निश्चित ही हमारी युवा पीढ़ी जो कि विज्ञान के माध्यम से जो है वो अपने आप को जो पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो उसी बात को महत्व देते हैं कि भाई विज्ञान में इसका क्या महत्व है। तो हम यदि विज्ञान के महत्व को समझा पाएंगे, जैसे शीतला अष्टमी, शीतला नवमी, शीतला सप्तमी का आपने उदाहरण दिया, हमारे जो नौ दुर्गा उपवास है उसका उदाहरण दिया, इसी तरह से जो अलग अलग ऋतुओं में जो त्योहार हमारे बनाए गए हैं उनके वैज्ञानिक आधार पर उनको उनके वैज्ञानिकता को प्रकट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। जी ओम। और हमारे सदन में इस पर और चर्चा होनी चाहिए। जी ओम। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब आपका। और मैं आगे आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब, देहरादून उत्तराखंड से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। अब अगर आपका कोई सवाल है, आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित है। जी जी आदरणीय दीदी जी, ज़्यादा धन्यवाद। सुंदर योग कक्षा के बाद आहार पर चर्चा हुई। आदरणीय दीदी जी ने जो बातें रखी
अपने अनुभव के आधार पर और विज्ञान सम्मत वो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि सदन के माध्यम से भी और कमेंट्स के माध्यम से भी बातें आ रही हैं कि समय-समय पर अगर हम आदरणीय दीदी जी की इन बातों को सुने या इन बातों पर अन्य विशेषज्ञों को भी सुने, तो ये हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाएगा या हम जो हमारा भोजन किस तरह से होना चाहिए हमें बार-बार याद दिलाएगा। ये रिकॉर्डिंग भी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे आदरणीय दीदी जी ने कहा है कि ये जो विज्ञान समाया हुआ है हमारी सनातन संस्कृति में, असल में कुछ घाल-मेल हो गया था और घाल-मेल ये था कि हम अपने धर्म को अपने धर्म के कई आयाम हैं और उसमें वो विज्ञान को धारण करता है। लेकिन हम हम बुलाने पे मजबूर किया गया या हम भूल गए, लेकिन हम पुनः वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं। योगाहार का ये मुख्य स्तंभ है आहार और आदरणीय दीदी जी ने जो बात रखी है, उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे और आपको बार-बार हम सुनेंगे। ऐसे मन में इच्छा भी जागृत है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि जैसे समय बदल रहा है और मौसम भी बदल रहा है। एक मौसम में कई मौसम समाहित हो रहे हैं, तो ऐसे में हमारे भोजन की संवेदनशीलता कितनी बढ़ जाती है और इस पर विशेषज्ञों और अनुभवी जनों की बातें सुनना, आदरणीय दीदी जी को सुनना और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा और ये लिंक हम अन्य जगह भी पहुँचाएँगे, ऐसा प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया और आगे में आदरणीय बहन कल्पना साहू जी का हैंड राइज़ है। जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर आज का वक्तव्य रहा और हमारी मैडम ने हमें तो क्लास में सब कुछ सिखाया ही है और आज सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारियाँ देती हैं वो। आगे और भी बहुत कुछ है उनके पास सिखाने को और हम उन्हें बार-बार सुनना चाहेंगे और मुझे तो जो उन्होंने बताया वो सब अभी तक भी याद है। हर चीज़ मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल और मुझे कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी इतने समय से। 2014 से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तब से दवाओं का सेवन नहीं करना पड़ रहा है और मैं चाहती हूँ बार-बार ऐसी जानकारियाँ देती रहें हमें और हमें हमारा मार्गदर्शन होता रहे और बस मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना जी। बहुत सुंदर और जैसा आपने कहा है वैसे ही आज के बाद हमारे आदरणीय बहन कुसुम जी का ये कर्तव्य है कि हमारे जो योगाहार के सभी भाई-बहन हैं उनका जो स्वास्थ्य है, उनका आहार है, वो कैसा हो और वो कैसे स्वस्थ रहे, तो ये ज़िम्मेदारी हम योगाहार की तरफ से आज के बाद वो हमारी बहन सँभाल लेगी, तो कोई बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आहार पर भी बहुत अच्छी उनकी जानकारी टिप्स रहेगी। तो मैं आगे हमारे सदन में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज की हमारी बहन कुसुम दीदी ने जो आज बात रखी, मार्गदर्शन दिया, आपका कुछ सुझाव, मार्गदर्शन? जी। जी, नमस्कार। ओम। आज के हमारे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, ये अनुभव की बात है और विज्ञान और हमारे तीर्थ जो त्योहार, इनका बहुत बड़ा संबंध है और आपने प्रवृत्ति, निवृत्ति और प्रकृति और विचार आचरण पर जो मार्गदर्शन दिया, खान-पान का जो हमें ध्यान रखना है, आहार का विशेष महत्व के ऊपर आपने चर्चा की और ये चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। आपके अनुसार और मुझे लगता है कि आपका अभी मैं निवेदन करूँगा
सदन की ओर से आपका भी मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और लोगों के अभी सवाल भी बहुत मन में हैं। आप जब एक-एक विषय को लेकर के आप अपना मार्गदर्शन देंगी, उस विषय से संबंधित उसी समय हमारे जो युगाहार में उपस्थित सदस्य हैं, उनका कोई सवाल होगा, फिर उसका समाधान फिर आगे हम चलेंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि मन में जो रहता है, कोई सवाल आता है, कोई विचार आता है, कोई विषय आता है, तो हमारा उद्देश्य ये है युगाहार कार्यक्रम का कि हम उसका समाधान करें। आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कि कहा कि हमको इन चीज़ों से बहुत दूर और युगाहार के हर सदस्य को अपने आचरण और व्यवहार में योग को और आहार को दोनों को अपनाने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब इस पर चर्चा करें, खुली चर्चा करें, ताकि हम सब लोग अपनाएं। उसका समाधान क्या हो सकता है? सुबह से चाय पीने से लेकर के कई ऐसे हैं कि जहाँ चाय नहीं भी पी सकते, और जब हम चर्चा करते तो छोड़ देते हैं, और अगर हमें कोई ध्यान नहीं कराता तो हम उसमें फिर उस चीज़ पे आ जाते हैं। उसके हम नुकसान, हमारे लाभ क्या हैं, हानि क्या है, इस पर हम चर्चा करें। आहार के ऊपर तो जो ऋतु अनुसार आहार है उस पर हम चर्चा करेंगे, और जो हमारे आचरण है, व्यवहार है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और विज्ञान से जुड़े हुए हैं। त्योहार हैं, उठना बैठना, रहना, आचरण करना, व्यवहार करना, ये सब डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर। तो इस विषय पे और आगे चर्चा हो ऐसी, चूँकि 8:16 हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अब इनका विषय आगे रखा जाए, और डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेज है, तो चलिए मैं उनका ले लेता हूँ। डॉक्टर। धन्यवाद मुनिराज जी। आज की जो जानकारी दी बहुत अच्छी है। मैडम से मेरा सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है कि आयुर्वेद को जो रखा गया, आयुर्वेद के सिद्धांत करीबन 4-5 हजार साल के पहले, जब हरी भरी सृष्टि थी और कृषि प्रधान व्यवस्था थी, उस समय के सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को आज के परिप्रेक्ष्य में, जब जंगल बहुत कम हो गया है, फल फूल मिलना मुश्किल हो गए हैं, और आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव आ गए हैं, तो आज के परिस्थिति में ये आयुर्वेद के सिद्धांत का अपडेटिंग करके किस तरह से भोजन या ऋतुचर्या होनी चाहिए, इस बारे में यदि आप कभी आगे अवश्य यदि जानकारी देती हो तो सबके लिए सहायभूत होंगी। यही मेरी एक सूचना है। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और फल फूल अभी हैं और लग रहे हैं और लगाना चाहिए। इस पर जब अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो निश्चित ध्यान होगा लगाने का। आज गर्मी पड़ी है, अब आदमी पेड़ और पौधे और बरगद और पीपल का पौधारोपण करने लगे हैं, तो हमें हार नहीं मानना है, हमें लगातार संघर्ष करना है और अपनी प्रवृत्ति को बदलना है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे बहन नंदिनी जी ने योग कराया, और उनको बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। और आज के हमारे जो डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपना मार्गदर्शन दिया, अपना अनुभव शेयर किया, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और आज के हमारे आज हीरालाल जी ने सुंदर का हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, और हम सब सदन जो उपस्थित रहे उन सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की युगाहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह मिलेंगे और हम अपने साथियों को आमंत्रित करें और विभिन्न विषय पर, एक एक विषय पर इस प्रकार से चर्चा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। बहुत बहुत और कल सुबह फिर से मिलते हैं युगाहार परिवार में। तब तक सबको राम राम जी।